आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करते हैं मंडे के लिए बाज़ार कहाँ रह सकता है। छोटा वीक है, अब 3 दिन की छुट्टी आ जाएगी, कल फ्राइडे को और उसके बाद 2 वीकेंड्स की छुट्टी है। मंडे को क्या रह सकता है और हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं और एफआईएस का क्या पोजीशन है इंडिया के ऊपर, और उन्होंने इंडेक्स के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर और कैश में क्या क्या किया है। हमारे 4 सेगमेंट्स हैं, हम उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैश की। डीआईज ने 2481 करोड़ का माल खरीदा, एफआईज ने 1850 करोड़ का माल बेचा है। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है, या तो ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या थोड़े से ये रुक रहे हैं कि देखते हैं, तो इस वजह, या लॉन्ग वीकेंड है तो इतना माल नहीं बेच कर जाते हैं, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो एफआईज ने इतना तो सेल नहीं किया, बट ये मत मानिएगा कि एफआईज के पास माल नहीं है। बहुत माल है, 920 बिलियन डॉलर का माल इनके पास है, तो अनाप शनाप माल है इनके पास। 1-2 बिलियन बेच भी दें या 10 बिलियन बेच भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके। तो अगर 20 बिलियन निकल भी गया इनका, तो भी इनके पास 900 बिलियन है, तो माल बहुत है इनके पास बेचने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं बैक टू द पॉइंट। एफआईएस कैश का जो डाटा है वो एज यूजुअल है, कुछ इसमें करने वाला या देखने वाला नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, इंडेक्स के फ्यूचर की। इम्पॉर्टेंट क्यों है आगे आपको समझ में आएगा। एफआईएस ने आज इंडेक्स में क्या किया, इंडेक्स में उन्होंने 7000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। बहुत बढ़िया, इतने दिनों में थोड़ा कम ही देखने को मिला कि 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए, लेकिन उन्होंने सामने 15,900 कॉन्ट्रैक्ट कर दिए शॉर्ट। अब ये क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एफआईएस कोई एक नहीं होता, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स में से कुछ का मानना ये है कि हम लॉन्ग करते हैं, और सामने जो शॉर्ट करने वाले हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। मतलब 7000 कॉन्ट्रैक्ट, 7100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग करके सामने 15,900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। और इससे हुआ क्या है, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो तो इम्प्रूव हो गया, ठीक है, जो लो पर चला गया था वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया, बट इनकी जो शॉर्ट पोजीशंस है, नेट शॉर्ट पोजीशंस है, वो 2,21,000 के पार हो गई है। मतलब कि समझिए 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके 15,900 शॉर्ट करने का मतलब यही है कि यहाँ से इनको और डाउन साइड दिख रही है। मतलब कि ये जो 15,900 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज ऐड हुए हैं, मतलब कि इस 23,500 के 600 650 के जोन के अंदर ऐड हुए हैं। मतलब कि इनकी साइकोलॉजी समझिए, आप नंबर में मत जाइए। मतलब जिसने आज शॉर्ट किया है उसकी साइकोलॉजी क्या है कि मंडे को जब बाजार खुलेगा यहाँ से भी नीचे खुलेगा। वो ये माइंडसेट लेकर डबल कॉन्ट्रैक्ट्स, डबल से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार के गए हैं। और इससे हुआ क्या, जो एफआईएस का नेट शॉर्ट था वो 2,21,000 के पार चला गया। अब जैसे आप टेबल देख रहे हैं, 6 ट्रेडिंग सेशंस में एक भी दिन, मतलब कि एक भी दिन हम ग्रीन में बंद नहीं हुए। और दूसरी चीज़, 1,74,000 नेट शॉर्ट थे, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 2,21,350 नेट शॉर्ट पर आ गए। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर उन्होंने करीबन देख लीजिए 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट ऐड कर लिए। 50,000 मतलब कि दिन का 8 से 9,000 नेट शॉर्ट उन्होंने ऐड करते गए हैं। तो डाटा तो बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा डाटा ख़राब है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, लेकिन ये डाटा ख़राब है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा इस एक्सपायरी के अंदर हम 23,000 से नीचे भी चले जाएं एक बार के लिए, क्योंकि डाटा तो इस हिसाब से बन रहा है। और आप अगर पहले की वीडियोस देखेंगे, मेरा सेंटेंस यही है, जहाँ से 24,300 600 के आसपास से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले से हम शॉर्ट तो पहले से ही हैं, लेकिन 24,300 400 थे। मैं एकदम स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, बढ़ेगा तो बेचेंगे, मतलब बाजार खोलो, बेचना है। और 6 दिन से आप देख लीजिए, सिर्फ बाजार खोलने की ज़रूरत थी, बेचना है। नीचे गिरा हुआ गैप डाउन खुला तो ही बेचा है। तो क्यों, ये इंटेंसिटी इनकी एफआईएस डाटा की बता रही है।
और मैं आपको ये बता रहा हूँ मंडे को भी ये बाज़ार को सुधरने वाला नहीं है और इसके कुछ अलग कारण हैं जिसकी बात हम और करेंगे। दूसरी चीज़, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। पहला था कैश का डाटा, दूसरा था इंडेक्स फ्यूचर्स का। अब हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की। स्टॉक फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा नहीं है, 5400 करोड़ के इन्होंने लॉन्ग भी काट लिए और 8200 कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट भी काट लिए। मतलब कि ये स्टॉक पैसिफिक भी अब अपनी रिडम्पशन करने को स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन का डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी के ऑप्शंस के हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, तो हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। मंथली के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो दूर के हैं, मतलब कि 23,200 का और ऊपर में 23,800 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब मैं आपको जो डाटा जो बताने वाला हूँ एज पर टेक्निकल बताने वाला हूँ। टेक्निकल में क्या है कि आपको थोड़ा, अगर आप चार्ट देखेंगे तो अब हम कहाँ पे खड़े हैं, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। मतलब कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कोई भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं है। अब हमें जाना पड़ेगा वीकली और मंथली के ऊपर। अब वीकली मंथली में क्या देखेंगे, हमारा वीकली के ऊपर 20 EMA टूट चुका है। अब हम हेडिंग टुवर्ड्स 50 EMA। 50 EMA कहाँ पर है इनका, 23,200 के आसपास 50 EMA आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ। अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 के बाद में कभी भी इंडियन मार्केट्स ने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं छुआ। मतलब मैं करीबन 1.5 साल की बात कर रहा हूँ। 1.5 साल में कभी भी, 1.5 से 1.25 साल के अंदर कभी भी इंडियन मार्केट्स ने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ ही नहीं। 3 अप्रैल 2023 को छुआ था, उसके बाद में हमने कभी भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं देखी। हाल जब मतलब कि जब 4 जून का फॉल भी आया तब भी हमने नहीं छुआ था उसको। तो अब ये 23,200-300 की रेंज में आ चुका है। और एक चीज़ समझिए, अगर 23,200 टूटता है तो इसका सपोर्ट बहुत लंबा हो जाएगा और करीबन ये जाएगा अपने 4 जून वाले लोग के पास जो आता है 21,200 से 21,500 के बीच में। बहुत ही बोल्ड कॉल है, लेकिन ये जैसे मैं पहले ही बोला था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये नीचे खिसक रहा है क्योंकि डाटा ये है। अब इसमें आगे सुधार होता है तो हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो इन्होंने अपनी पोजीशन की है और जो इंटेंसिटी से माल ये बेच रहे हैं एफआईज, मतलब कि ये कैश में तो कम बेच रहे हैं लेकिन स्टॉक्स के अंदर बेच रहे हैं माल, और उधर से इंडेक्स फ्यूचर से माल ठोकते जा रहे हैं। तो इसका पहला सपोर्ट तो 23,200 के आसपास आता है, जो कि है आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटता है तो सपोर्ट की आप उम्मीद एक बार तो मत ही कीजिएगा, जो कि बहुत नीचे का सपोर्ट आएगा। और उसमें होगा क्या, समझाता हूँ अब आपको। अगर ये 23,000 टूटेगा ना तो म्यूचुअल फंड्स में रिडम्पशन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जितना समय ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, मतलब कि 200 EMA के नीचे अगर भारतीय बाजार ज़्यादा दिन रहता है, मतलब कि 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस रहता है, तो उसके बाद में इसमें एक सेलिंग प्रेशर अपने आप ही मोमेंटम में पकड़ लेगा। फिर किसी को माल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, म्यूचुअल फंड वाले माल बेचेंगे। फिर वो रिडम्पशन, SIP का रिडम्पशन आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, हमने क्या देखा है, बाजार गिरता है, अगले दिन से वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लोगों ने ये फेस नहीं देखा, जो ये अब फेस चल रहा है ये नहीं देखा। इस मतलब लोगों ने क्या देखा, बाजार गिरा, अगले दिन बढ़ा। मतलब 4 साल से लिटरली 2020 के बाद में अब कोई ऐसा आया है कि हाँ एक दिन के बाद एक दिन बाजार गिर रहा है। नहीं तो 4 साल में ऐसा हुआ है कि एक दिन बाजार गिरा ना, अगले दिन श्योर उठ जाता था। तो अब ऐसा नहीं हो रहा और ये ट्रॉमेटाइज है। और स्टॉक्स अभी भी नहीं टूटे हैं, स्टॉक्स में अभी भी बहुत ऊपर के लेवल है जो ये टूटना स्टार्ट होंगे। मतलब समझिए 60 का P मल्टीपल है, 80 का P मल्टीपल है। एक बात समझिए, अगर 60 का P मल्टीपल अनरीजनेबल है, उसको रीजनेबल P मल्टीपल हमें करना है तो 30 का कर लो, मान लो, फिर 30 ही महंगा है।
इतना महंगा पी नहीं होता, लेकिन 30 ही महंगा है, तो आधा तो हो ही गया वो। अब 125 का पी मल्टीपल है, 120 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अगर उसको आप आधा ही करेंगे तो स्टॉक तो आधा आधा हो गया। और फिर जो 60 का हुआ, 60 के बाद वो 30 का होगा तो कितना होगा, आधे का आधा। लोगों को, अब मैं कईयों को बोलता हूं आ जाएंगे, भाव नहीं आएंगे, भाव नहीं आएंगे किसी के। अगर जिस हिसाब से कांड चल रहा है ना, और डाटा जिस हिसाब से आ रहे हैं इकोनॉमी के, अगर ये हम इंडिया स्टेग इन्फ्लेशन की कंडीशन में चला जाता है। स्टेग इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या होती है, जहां पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ रही, उस केस में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और ये देखिए, कंजम्पशन, बिस्किट नहीं बिक रहा, हनी नहीं बिक रहा, टूथपेस्ट नहीं बिक रहा, मतलब ये समझिए नेस्ले 52 वीक के लो पर, कोलगेट एक महीने में 22-23%, 20% टूट जाता है। मतलब कोलगेट जैसी कंपनी एक महीने में 20% तोड़ दिया, वो पूरे साल में 12% का रिटर्न देती है। अब लोग समझते नहीं इस बात को। पहले मान ली 2-3-4 साल पहले कोलगेट का CAGR 11-10-11-12% था, एकदम स्मूथ कंपनी थी, आप पैसा डालो और चलता जाएगा। एक्चुअल लीवर, इनमें क्या होता था, आप पैसा डालिए धीरे धीरे बढ़ना रहेगा। नेस्ले 52 वीक के लो पर आपका कोलगेट एक महीने में 20-22% टूट जाना क्या शो कर रहा है आपको, मतलब लोग कोलगेट नहीं खरीद रहे। सेल, देख समझिए, सेल नहीं है तो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो प्राइस नीचे है। दुनिया में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पे नंबर नहीं आए, मतलब जहां पे रिजल्ट अच्छे ना हो, जहां पे टॉप लाइन ऊपर ना हो, जहां पे बॉटम लाइन इंक्रीज ना हो, जहां पे इबिटा ना सुधरा हो, जहां पे इबिटा इंक्रीज ना हुआ हो, और फिर वो स्टॉक को ऊपर खड़ा कर ले। कितने दिन भाई, दो चीजें होती है, तेजड़िए के पैसे खत्म हो, मंदड़िए के शेयर खत्म हो। मतलब बुल्स के पास जितना पैसा वो खत्म हो गया, अब मंदड़ियों के पास शेयर्स पड़े हैं, ठोको, क्योंकि वो माल ठोक रहे, वो कवर कर नहीं रहे। क्यों समझे, अगर कवरिंग आती ना, 23,500 एक ऐसा लेवल था जहां पे कवरिंग आनी चाहिए थी। मतलब कि मंदड़ियों को इतना विश्वास है कि वो 23,500 के बाउंस को भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। मतलब कि उनको ये डर भी नहीं है कि 23,500 से बाउंस आ जाएगा, तो वो एकदम श्योर है, क्योंकि माल 26,000 बेचा उन्होंने, 26,000 पर, 25,500 पर, 25,000 पर, 24,500 पर, 24,000 माल बेचा है, तो वो एकदम कॉन्फिडेंट, कितना आ जाएगा, 200, 300, 400 पॉइंट का बाउंस आ जाएगा, और ठोकेंगे माल। तो ये हो रहा है बाजार में, और ये सबसे एक्सट्रीम खराब पोजीशन है। और अभी मैं आपको समझाता हूं, स्टॉक्स उतने गिरे नहीं हैं अभी तक, निफ्टी उतना गिरा नहीं है अभी तक। रिलायंस जनवरी के भाव पर है, रिलायंस अपने जनवरी के भाव पर है। अगर इंडेक्स अपने जनवरी के भाव पर आता है तो नहीं आएगा, मान लेते हैं 21,700 का लेवल है जनवरी का भाव, देखते हैं आता नहीं आता। लेकिन डाटा खराब है, हर लेवल पर सेलिंग हो रही है, और अभी तक स्टॉक नहीं पिटे हैं। स्टॉक जिस दिन पिटना स्टार्ट होंगे, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां खत्म हो जाएंगी, बचेंगी नहीं। साफ कर लो ऐसे हाथ के जैसे, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो लोगों को, और लोग बेचना नहीं चाहते, क्लाइंट माल बेचना नहीं चाहते। म्यूचुअल फंड वाले जब बेचना स्टार्ट करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता उनको। तो ये थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी हो रहा है, और ट्रिकी दो ही कारण की वजह से होता है। एक तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर डिक्रीज हो जाएगा। डॉलर का इतना चांस नहीं है, डॉलर का इतना रिस्क भी नहीं है हमारे। डॉलर 106-107 पर हो गया, नीचे से 6-7% बढ़ गया, 100 पर था, ये 106-107 पर हो गया। ये इतना ज़्यादा कॉशियस नहीं, क्योंकि 2-3 दिन बाद गिर जाएगा, 4-5 दिन बाद गिर जाएगा। लेकिन हमारे लिए समस्या सबसे बड़ी क्या है, हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट। और ये बता रहे हैं, अगर एक्चुअल डाटा अगर CSO कंडक्ट करे तो ये डाटा बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की होती हैं तो इतना ओपनली बोला भी नहीं जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर ये इन्फ्लेशन ऊपर रहता है तो RBI रेट कट नहीं कर सकता, और ये फरवरी से पहले अगर रेट कट नहीं करेगा तो और समस्या हो जाएगी। तो ये मई तक का जो समय है ना, ये मान के चलिए कि शेयर्स के लिए कुंडली वाला समय, और लोगों को बाहर करेंगे ये। अब ये लोग कसम खा के आएंगे बाहर करना है लोगों को। तो डाटा तो बहुत ख़राब है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, समराइज़ कर देता हूँ मैं आपको, बहुत बातें बहुत हो गई। कल US मार्केट डिस्कस करेंगे अपन,
लेकिन अभी के लिए बात करते हैं क्या करना चाहिए। शॉर्ट कहाँ पर, हर लेवल पर, कहाँ तक का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऊंचा है 24,350 का, 24,350 का हमारे स्टॉप लॉस रहेगा। और पहले बता देता हूँ, मैं ऑप्शंस के थ्रू इसको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फ्यूचर्स के थ्रू बोल रहा हूँ। शॉर्ट करना है फ्यूचर्स को करेंगे, ऑप्शंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में आपकी लिमिट नहीं है माल बेचने की। आप 10 पुट भी ले लेंगे, 20 भी ले लेंगे, वो मतलब नहीं है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। हमारा पहला जो पोजीशन ऐड करने का रहेगा 23,800 पर, 24,000 पर, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 24,350 का। 24,350 के ऊपर चलते हैं तो हम अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे, डबल से वापस ऊपर की तरफ। नीचे स्टॉप लॉस 24,000 का हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के आप नहीं चल सकते कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, क्योंकि दोनों साइड आपको खेलना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए क्या है, गैप डाउन खुला, बड़ा गैप डाउन हो जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते। 50-60 पॉइंट का गैप डाउन मिला, शॉर्ट करेंगे। गैप अप मिला, शॉर्ट करेंगे। बड़ा गैप अप मिला, शॉर्ट करेंगे। और 23,800 तक हम शॉर्ट करते ही जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,350। दूर है, 800 पॉइंट दूर है यहाँ से, लेकिन हमारे तो शॉर्ट्स कैरी चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता। जो नए शॉर्ट्स आपको बनाने हैं वो कोशिश करें कि बाउंस पर बनाएं। 23,800 तक का बाउंस मिल जाए तो, नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा 23,800 का बाउंस, तो वहाँ पे एक एब्सोल्युटली शॉर्ट पोजीशन बनाने का समय है। स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का हमारे लिए रहेगा। अब आप समझिए 24,000 के इंडेक्स पर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों, समझिए 2% का भी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऑप्शन में तो क्या होता है कि 10,000 का भी ऑप्शन खरीद लिया, 20 का ही खरीद लिया, वो जीरो हो जाता है। लेकिन फ्यूचर्स में हम काम करते हैं तो फ्यूचर में हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन है 24,350 का। उससे हम राइड करते जाएंगे। अल्टीमेटली कितना मिलता है वो हमें भी नहीं पता। टारगेट हमारा रहेगा 4 जून के लो, हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद में कहाँ तक बाजार रुकता है। और स्टॉक पैसिफिक मैं अभी भी कह रहा हूँ, गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बाजार ठोका जाएगा और बहुत बुरी तरह से हाई पी स्टॉक्स को पनिश किया जाएगा, ये बात मान के चलिए। और लोगों को अगर ये स्टेग इन्फ्लेशन का मामला बढ़ा तो लोग बहुत पैसा खोएंगे अपना। मैं सॉरी टू से, बट ये एक स्टेग इन्फ्लेशन का इंडिया में रिस्क जो आया था वो यूपीए 2 में आया था। मतलब कि जिस दिन यूपीए 2 जीती थी, मनमोहन सिंह की सरकार जिस दिन जीती थी, उस दिन तो मार्केट ने सर्किट लगाए थे 2, लेकिन उसके बाद ऐसा स्टेगफ्लेशन हुआ कि बहुत दिक्कत हो गई। और दूसरा पॉइंट एक और बता दूं मैं, तारीख याद रखिएगा 20 आपका नवंबर, महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट है 22 तारीख को। हम 23 को खुलेंगे ना, 23 को रिजल्ट है महाराष्ट्र का, शायद तक 23 को रिजल्ट है, 24 और 25 को हम खुलेंगे। 23-24 को रिजल्ट है इसका और 25 को हम खुलेंगे। अगर किसी तरीके से अगर बीजेपी नहीं जीतती है वहाँ पर तो बाज़ार बहुत बुरे तरीके से पनिश होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा और पीएसयू सेक्टर से एक बार थोड़ी सी दूरी बनाए रखिएगा जब तक इसके महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते। अगर बीजेपी पावर में रहती है तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज इन पर और दिक्कत देखी जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।